नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। गांधीनगर सेक्टर 28 ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर गुरुवार डायबिटीज और बीपी चेकअप का कैंप आयोजन किया गया था, जहां पर ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्यों ने इस निःशुल्क कैंप का लाभ लिया था। केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर गुरुवार एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। 23 फरवरी गुजरात केंद्रीय विद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहने वाले हैं। इस विषय पर गुजरात केंद्रीय विद्यालय के कुलपति रमाशंकर दुबे जी ने उपस्थित पत्रकारों को विशेष जानकारी दी थी। 23 फरवरी को गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति जी होंगे और इसके साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि गुजरात प्रदेश के राज्यपाल महोदय, गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तथा भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता हमारे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी करेंगे और उसके साथ साथ हमारी वहाँ पर उपस्थिति रहेगी और सारे हमारे विश्वविद्यालय परिवार के जितने भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, सभी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 350 छात्रों को विभिन्न प्रकार की डिग्रियां दी जाएंगी और वो छात्र जो कि MA MSc में सबसे ज़्यादा अंक पाए हैं उनको मेडल प्रदान किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वापस से क्लिनिक के व्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे अस्थमा और उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है। अस्थमा एक ऐसी तकलीफ है जो बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको हो सकती है। तो प्रिवेंशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अस्थमा आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर आनंद जोशी, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर। तो सबसे पहले जानते हैं कि अस्थमा क्या है, किस कंडीशन को कहते हैं, किन कारणों से होता है। तो इसके लिए हम हमारे श्वसन तंत्र की यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचना समझते हैं। श्वसन तंत्र जो हमारा नाक से शुरू होकर फेफड़ों तक जाता है, अब वहां नाक से लेकर फेफड़ों तक एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है, जिस ट्यूब के कारण वो जो एक हॉलो ट्यूब जिसमें से हवा पास होकर दोनों फेफड़ों राइट और लेफ्ट लंग तक पहुंचती है, वहां पे जो एयर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके कारण जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो होता है। और यही हवा जो हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो अब ये जो ट्यूब्स है वो मसल से बनी हुई होती है और कभी किसी कारण जब ये ट्यूब्स जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती है उसे हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। ट्यूब्स को ब्रोंकस कहते हैं और जब ये ट्यूब जरूरत से ज्यादा सिकुड़ती है इसे ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। आमतौर पे दिन में कई बार ये ट्यूब सिकुड़ना और फूलना ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे फेफड़े सिकुड़ते हैं, फूलते हैं, वैसे ही ट्यूब का भी नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती है कि पर्याप्त मात्रा में हवा नाक के द्वारा जब अंदर जाकर फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती, उस परिस्थिति को अस्थमा कहते हैं। अब ये अस्थमा एक्यूट और क्रोनिक जो कहते हैं, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि एक्यूट एपिसोड्स होते हैं, लेकिन अस्थमा एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन है। हो सकता है किसी को पहली बार हुआ हो तो उसे लगे कि ये एक्यूट है, पर वो एक्यूट नहीं होता है, वो क्रोनिक यानी पुरानी बीमारी में की कैटेगरी में ही जाता है। एक्यूट एपिसोड्स या एक्यूट अटैक्स ऑफ अस्थमा हम अवश्य कह सकते हैं लेमन टर्म्स में। ये होता कैसे है, तो ये एपिसोड सडन होता है, लेकिन अस्थमा सडन कभी नहीं होता है। ये ग्रेजुअली बिल्डअप होता है कुछ महीनों से या कह सकते हैं कुछ सालों से। जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग होती है उसके कारण ये अस्थमा हो सकता है। फिर जाके एक दिन एपिसोड आएगा एक्यूट और तब पता लगेगा कि अस्थमा की तकलीफ है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चिन्ह ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अस्थमा को आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसके बैकग्राउंड फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो अस्थमा में दो मेजर कॉजेस या फैक्टर्स कह सकते हैं, एक है जेनेटिकल, दूसरा है एनवायरमेंटल। जेनेटिकल यानी हेरिडिटरी, आप अनुवांशिकता में ऐसी टेंडेंसीज लेके आए हैं आपके पेरेंट्स से जो स्पेसिफिक चीजों से आपको एलर्जी ट्रिगर कर सकता है या स्पेसिफिक चीजों से आपको अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। जैसे मान लीजिए सबसे कॉमन है मूंगफली। मूंगफली एक बहुत ही कॉमन एलर्जन है जो अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। अब ये एलर्जी क्यों है, तो बाकी सब लोग, आपके मित्र, आपके सोशल सर्कल सब मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन आप अगर मूंगफली लेंगे किसी भी फॉर्म में तो आपका अस्थमा ट्रिगर कर रही है, क्योंकि वो आप हेरिडिटरी में लेकर आए हैं। तो ये एक हो गया अनुवांशिक फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर है एनवायरमेंटल। आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं जहां डैम्प वेदर है, जहां बहुत मॉइस्चर है, जहां किसी प्रकार का कुछ कचरा उड़ रहा है, आप टेलर है जहां वो कपड़ा सीते हैं, वो कपड़े काटने और सीने में जो छोटे छोटे रेशे उड़ते हैं उसके कारण भी हो सकता है। आप डस्ट में बहुत काम कर रहे हैं, आप माइंस में काम कर रहे हैं, आप रोड पे पुलिसमैन है जहां डस्ट एक्सपोजर बहुत ही है। तो ऐसी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, पोलन्स के कारण भी हो सकता है। कई बार सीजन में भी तकलीफ होती है, ये पोलन की सीजन में भी हो सकता है। तो ऐसे सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलके भी अस्थमा में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये दो मेजर रीजंस है अस्थमा के। अब समझे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो शायद हम सब जानते हैं कि जो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है, जब अटैक आता है तब सांस नहीं ली जाती और पेशेंट सांस न लेने के कारण, लंबा समय जाने के कारण शायद ब्लूइश भी टर्न हो सकते हैं। पहले चेहरा लाल हो जाता है कंजेशन के कारण और ग्रेजुअली ब्लूइशनेस भी आ सकती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कुछ महीनों पहले से आप देखेंगे कि ये हो सकता है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी थोड़ा चलने पे या थोड़ा काम करने में आपकी सांस फूलने लगती है। आप जब भी सांस लेते हैं तब सीटीसी आवाज नाक में से या छाती में से, स्पेशली जब आप बंद कमरे में होंगे, अकेले होंगे, शांत परिस्थिति में होंगे, तभी आप अपना खुद का ब्रीदिंग सुन पाएंगे जहां कुछ सीटी जैसा बज रहा है, जिसे अस्थमा में सिम्टम्स में वीजिंग कहते हैं। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलना, वीजिंग यानी नाक से या चेस्ट में सांस लेने के समय पे वीजिंग, सीटी जैसी आवाज आना, ये बहुत ही प्राइमरी लक्षण है अस्थमा के। ये ट्रिगर कब होता है, तो आमतौर पे या तो ठंडा गर्म मिक्स होता है, आप एकदम ठंडे से एकदम गर्म में गए, या वाइस वर्सा, या फिर ठंडा खाना खाया, पीनट्स है, डस्ट है, बहुत सारे एलर्जन से अलग अलग जो अस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो अस्थमा के लिए उसका स्ट्रक्चर समझना, उसके कॉजेस समझना और उसका कैसे होता है, कैसे पेशेंट्स में ट्रिगर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है इडियोपैथिक कॉज। कई बार ऐसा होता है, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो एलर्जी स्पेशलिस्ट भी है, उनसे भी जब मेरी चर्चा होती है, बात होती है, उनके पास कई आइडेंटिफाइड एलर्जेंस होते हैं। जो लोग आमतौर पे एलर्जी टेस्ट करवाते हैं, वो कई उनके पास आइडेंटिफाइड एलर्जेंस होते हैं। कई एलर्जेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत एलर्जन होते हैं, वो पेशेंट की हिस्ट्री लेकर ही समझा जा सकता है। तो ये जो इडियोपैथिक अस्थमा है, वहां पे आपको कुछ कॉज नहीं मिल रहा, सारे एलर्जी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं और फिर भी पेशेंट को अस्थमा के अटैक हो रहा है, तो वहां इमोशनल सेपरेशन या किसी प्रकार का इमोशनल एंगल इन्वॉल्व भी हो सकता है, ना कि सिर्फ फिजिकल बीमारी है। तो प्रिवेंशन के लिए ठंडा फ्रिज से निकाल के कुछ तुरंत ना खाए, उसे रूम टेम्परेचर आने दे, स्पेशली विंटर्स में। अवॉइड चेंजिंग टेम्परेचर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट सडनली। अवॉइड एनी काइंड ऑफ नॉन एलर्जन। अगर आपको पता है कि ये खाने से मुझे एलर्जी हो रही है तो वो अवॉइड करें। अगर आपको आपका एलर्जन नहीं पता तो सिर्फ एलर्जन पता लगाने के लिए आप एलर्जी टेस्ट भी करवा सकते हैं। हालांकि उसका ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा रोल नहीं है एलर्जी टेस्ट का, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता पेशेंट्स को एलर्जी टेस्ट करवाना। लेकिन अगर आपको जानना ही है कि आपको किस चीज से एलर्जी है तो आप वो एलर्जी टेस्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन उसकी बहुत कॉमन एलर्जीज आती है, जैसे मान लो मेहंदी का आटा आ गया, बैंगन आ गया, धूप आ गई, तो आमतौर पे आप ना अवॉइड कर पाए ऐसे सब्सटेंसेस ही रहते हैं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है।
बच्चों में 6% चिल्ड्रन में इंसिडेंस है अस्थमा का, एडल्ट में 2% है, और पूरे वर्ल्ड में 10 में से एक पेशेंट जो अस्थमा का है वो भारत से है। यानी वर्ल्ड में 10 पेशेंट अगर अस्थमा के हैं तो एक पेशेंट वो भारत का है। इतना प्रेवेलेंस है अस्थमा का अपने देश में भी, तो इसे समझना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, अस्थमा का स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग और उसको प्रिवेंशन। तो हमें पता लग गया कैसे प्रिवेंशन करना है। अगर आपको लग रहा है आप ऐसे काम कर रहे हैं तो मास्क पहन के काम करें, मुंह को अच्छी तरह से ढक ले, स्टीम लेते रहे, फेफड़ों को स्वस्थ रखें, थोड़ा चलना, थोड़ा एक्सरसाइज, ताकि आपका लंग हेल्थ भी बना रहेगा। टेम्परेचर्स अवॉइड करें, पीनट्स अवॉइड करें, ठंडा गर्म अवॉइड करें, ठंडा खाना अवॉइड करें। इतना करने से आप अस्थमा की तरफ टेंडेंसी जाने से बच सकते हैं। अगर हेरिडिटरी है और अगर आपको हो ही रहा है तो ट्रीटमेंट के लिए हमारा अस्थमा वीडियो का पार्ट 2 देखना अवश्य मत चूकिएगा, और वो वीडियो अवश्य देखिएगा। वहां पे मैंने विस्तार पूर्वक ट्रीटमेंट के बारे में और बाकी चीजें जो आप कर सकते हैं उसके बारे में बात की है। तो होप दिस हेल्प्स यू। अगर कुछ भी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद। નમસ્તે મિત્રો, વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નેમિસ ત્રિવેદી। દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ એક્સચેન્જ MCX પર 18 ફેબ્રુઆરીને ગુરુવારે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં વિવિધ કોમોડિટીઝમાં કેવી ચાલ રહી તે જોઈએ। સૌપ્રથમ કિંમતી ધરતીની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં તાંબાના ભાવ ઉછળીને 8 વર્ષની નવી ટોચે પહોંચતા તેના પગલે વૈશ્વિક ચાંદી વધ્યાનું બજારના જાણકારોએ જણાવ્યું હતું। વિશ્વ બજારમાં સોનાનો ભાવ 1 ઔંસ દીઠ $1782 અને ચાંદીનો ભાવ 1 ઔંસ દીઠ $27.18 બોલાતો હતો। કરન્સી બજારમાં ડોલરના ભાવ 72.65ના મથાળે બંધ રહ્યા હતા। હવે ઘરેલું બજારની વાત કરીએ તો ઘરેલું બજારમાં અમદાવાદ ખાતે હાજર બજારમાં સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹200 ઘટીને 99.50ના 48,100 અને 99.90ના 48,300 બોલાતા હતા, જ્યારે અમદાવાદ ખાતે હાજર બજારમાં ચાંદીનો ભાવ કિલો દીઠ ₹200 વધીને 69,200 બોલાઈ રહ્યો હોવાનું બજારના જાણકાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું। હવે વાયદા બજારની વાત કરીએ તો MCX ખાતે સોનાનો એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 46,409ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 46,498 અને નીચામાં 46,290 બોલાઈ પ્રથમ સત્રાંતે ₹121 વધીને 46,358ના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે ગોલ્ડ ગીડીનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 8 ગ્રામ દીઠ 37,220 ખુલી પ્રથમ સત્રાંતે ₹74 વધીને 37,249 બોલાઈ રહ્યો હતો। MCX ખાતે ચાંદીનો માર્ચ વાયદો કિલો દીઠ 69,400 ખુલી ઊંચામાં 69,639 અને નીચામાં 68,694 બોલાઈ પ્રથમ સત્રના અંતે ₹317 ઘટીને 68,914ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો। એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો MCX ખાતે ક્રૂડ તેલનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 4,490ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 4,500 અને નીચામાં 4,430 બોલાઈ પ્રથમ સત્રના અંતે ₹24 વધીને 4,438ના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો। કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો MCX ખાતે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 1246ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 1251 અને નીચામાં 1244 બોલાઈ અંતે ₹4ના સુધારા સાથે 1250 બોલાયો હતો, જ્યારે કોટનનો ફેબ્રુઆરી વાયદો ગાંસડી દીઠ 21,480 ખુલી ઊંચામાં 21,650 અને નીચામાં 21,450 બોલાઈ અંતે ₹150 વધીને 21,600ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો। MCX ખાતે ક્રૂડ પામ તેલ અથવા તો CPOનો ફેબ્રુઆરી વાયદો ₹1,029.70ના ભાવે ખુલી પ્રથમ સત્રના અંતે ₹5.10 ઘટીને ₹1,027.70ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો। તો આ વાયદા બજારના સમાચારો। આ વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું। જય હિન્દ। तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।